हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का नोट्स आ चुका है बीपीएससी और एईडीओ के लिए स्पेशली। हम लोग इसके अंदर कुछ टॉपिक करने वाले हैं। इससे आपको एहसास भी हो जाएगा कि जब हम इस नोट्स को पढ़ेंगे तो कितनी आसानी से चीज़ें याद हो जाएगी और इसके साथ ही कुछ छूटेगा भी नहीं। हम लोग इस सेक्शन के अंदर देखने वाले हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल। कैटेगरी तीन थी, एक गवर्नर की थी, एक गवर्नर जनरल की थी और एक वायसराय की थी। तो हम लोग इसमें गवर्नर एंड गवर्नर जनरल को देखेंगे, उनके समय हुए इंपॉर्टेंट कामों को देखेंगे जिससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है किसको? रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि पलासी की लड़ाई इनके टाइम में हुई थी और उस समय नेतृत्व करता यही थे। पलासी की लड़ाई के बाद बंगाल का उनको गवर्नर बनाया गया, लेकिन बाद में फिर उनको बक्सर जीतने के बाद यानी 1757 में जब पलासी की लड़ाई हुई तब तो गवर्नर बने ही। बाद में 1764 में जब बक्सर जीता गया तब भी उनको गवर्नर बनाया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बक्सर जीतने के बाद आपको मालूम है कि शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में और बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट मिल जाता है और जो कंटेंट है वो हिस्ट्री का एक पार्ट है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन डायरका सिस्टम लागू किया और दीवानी राइट तो अपने हाथ में ले लिया, यानी कंपनी के हाथ में ले लिया, और निजामत यानी जो फौजदारी या क्रिमिनल वाला मुद्दा था वो फिर दीवान को ही यानी मुगल शासक के पास ही छोड़ दिया गया। रजा खां को बंगाल का और राजा सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया गया। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार एवं व्यापार, ठीक है, इस पे पाबंदी लगा दी गई, वो नहीं ले सकते थे। और बंगाल के सैनिकों को मिलने वाला जो डबल अलाउंस था, दोहरा भत्ता, यानी बंगाल की सीमा में भी यदि किसी को डेपुटेशन पे जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है उससे दूसरी जगह भेजा जाता था तो उनके लिए अलाउंस मिलता था, भत्ता मिलता था, वो बंद कर दिया गया। और बंद सबके लिए किया गया, इंडियंस के लिए भी और जो ब्रिटिश सैनिक थे उनके लिए भी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि विद्रोह हो गया, और चूंकि उस विद्रोह में अंग्रेजी सैनिक भी पार्टिसिपेट किए थे तो इसीलिए उसको श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। अब उनको ये अलाउंस तभी मिलेगा जब बंगाल की सीमा के बाहर जाएंगे, और उस समय बिहार भी बंगाल का ही एक पार्ट था। तो एक बड़ा दायरा हो गया ना। उसके बाद वारन हेस्टिंग्स, चेहरा देख लीजिए, 1772 से 1774 और उसके बाद 1774 से लेके 85 तक। क्यों है इसके पीछे कारण है ये बंगाल के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे होना चाहिए, दिया हुआ है कि नहीं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था और ये जो वारन हेस्टिंग है वो बंगाल के अंतिम गवर्नर है, अंतिम गवर्नर, और बंगाल के ही पहले गवर्नर जनरल हैं। यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे जो नए हैं, तो ये नहीं होना है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी इनको बनाया गया जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया ना, तब 1774 में बंगाल के क्या बने? गवर्नर जनरल। भारत का कौन बना है? आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने क्लाइव के द्वारा जो द्वैत शासन प्रणाली था उसको समाप्त कर दिया। मोहम्मद रजा खां और मोहम्मद सिताब राय को पोस्ट से हटा दिया और जो भी पावर था वो सब उन्होंने ले लिया। सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता ट्रांसफर हुआ। 1784 में इंपॉर्टेंट क्या हुआ? विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई बंगाल में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में हुई। इसके साथ ही एक कोड ऑफ जेंटल लॉ भी इनके टाइम में आया था। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत कोलकाता, कोलकाता नहीं होगा, अभी का कोलकाता उस समय का कलकत्ता था, वहां पे 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में। लेकिन 1774 में 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम्पे, चीफ जस्टिस। इसके अलावा और भी थे, कौन? चैम्बर, लिमिस्टर और हाइट। चैम्बर, लिमिस्टर और हाइट। इतना ही नहीं हुआ, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो चूंकि वो एक अलग सेक्शन है तो वहां पे हम देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट जब आया
तो सबसे पहला काम मालूम है क्या हुआ, रेगुलेट करने की कोशिश की गई और गवर्नर के साथ यानी गवर्नर जनरल के साथ 4 लोगों का काउंसिल बना दिया और यह भी कहा गया कि जो निर्णय होगा वो मेजोरिटी के आधार पे होगा, यानी निर्णय बहुमत के आधार पे होगा। और इन 4 में एक फ्रांसिस थे, दूसरा क्लेबरिंग था, तीसरा वारवेल था और चौथा मानसन था। तो ये 4 लोग थे, इनकी बनती नहीं थी वॉरेन हेस्टिंग से, तो बीच बीच में विवाद होता ही रहता था। वॉरेन हेस्टिंग पे एक मतलब 2-3 है जिसमें एक न्यायिक हत्या का आरोप लगा है उनके ऊपर, और वो ये था कि नंद कुमार पे अभियोग लगाया गया। चूंकि नंद कुमार ने अवध की बेगम के साथ जो इनके समय में मिसबिहेव हुआ उसको लेकर इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग पे दोष दिया, तो उन्होंने गलत मुकदमे में फंसा के एलिजा एम्पे की मदद से इसको फांसी दे दी, जिसको न्यायिक हत्या कहते हैं। और ये एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं या वायसराय हैं, जिनको जब इंग्लैंड लौटे तो इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया, इम्पीचमेंट लाया गया था, और ऐसा बर्क के द्वारा किया गया था। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84, प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82, तो ये इनके समय में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, चेहरा याद कर लीजिए, इनको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मालूम है? क्योंकि भारत में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर एक तरह से जब ये होता है ना प्रसंविदाबद्ध, तो रखा जाता है ना लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसी के पे आधारित सिविल सेवा इन्होंने स्टार्ट किया। यही आगे जाके भारतीय सिविल सेवा के रूप में आगे डेवलप हुआ, मतलब आगे स्थापित हुआ। पुलिस व्यवस्था का भी इनको जनक कहा जाता है। इतना ही नहीं, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इनके टाइम में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। किस संधि से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, जवाब दीजिएगा। और इनके टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था 1793 में अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू होना, जिसको आरसी दत्त ने भी सपोर्ट किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू करने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पावर का सेपरेशन होता है, शक्ति का पृथक्करण होता है, ठीक है, को लेकर इन्होंने एक कोड तैयार किया था। कॉर्नवालिस कोड भी कहा जाता है उसको, इसी को यहाँ पे कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है, जहाँ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी को अलग करने की बात की गई थी। आज भी है ये बात। और गाजीपुर में इनका डेथ हुआ, तो ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, डेथ हुआ 1805 में। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एकमात्र गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय हैं जिनकी समाधि भारत में है, ठीक है, जिनकी समाधि भारत के गाजीपुर में है। चलिए अब आगे चलते हैं। सर जॉन सोर, 1793 का चार्टर एक्ट इनके समय आया था, और मैसूर के मामले में इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, लेकिन अवध के मामले में ऐसा नहीं किया था। इन्होंने इलाहाबाद को, अवध से इलाहाबाद का किला ही नहीं, बेसिकली इलाहाबाद को लेकर मिला लिया। ये इनके ऊपर एक आरोप है। लॉर्ड वेलेस्ली फेमस है, बंगाल का टाइगर कहा जाता है। सहायक संधि इन्होंने स्टार्ट किया था। जो बेसिकली इन्होंने सहायक संधि स्टार्ट किया था ना, वो डुप्ले की देन थी। डुप्ले का वो रणनीति था, स्ट्रैटेजी था। इन्होंने उसको सही तरीके से और लंबे समय तक इंप्लीमेंट किया, इसीलिए इनके नाम पे ये सहायक संधि डाल दिया गया है। अब सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो सीक्वेंस है राज्यों का, तो आपको पता है हैदराबाद का निजाम सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया था। स्टेट की बात अगर हम करें तो फिर मैसूर है, तंजौर है, अवध है, पेशवा है। फिर आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि मराठों में सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले पेशवा किया था। 1802 बसीन की संधि याद होगा, तो पेशवा के द्वारा किया गया था। फिर भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर है, होलकर नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इनके द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ किया गया? फोर्ट विलियम परिसर के अंदर, जो कहाँ है? कोलकाता, अभी उस समय का कलकत्ता। और ये बेसिकली उस समय सिविल सर्विसेज के जो लोग थे उनको ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जाना होता था, तो उनको ट्रेनिंग यहाँ पे मिले, इसके लिए इसको खोला गया था और एजुकेशन का एक तरह से हब था। लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। 1800 में खुला, 1801 में बंद हो गया। सर जॉर्ज बार्लो, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, बार्लो,
और मराठों के साथ इनका अच्छा खासा रिलेशन था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, उस समय विलियम बेंटिक जो थे ना, जो बाद में वायसराय गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के, वो उस समय वहाँ के कमांडर थे। तो लेकिन गवर्नर जनरल की जब बात होगी तो वहाँ पे जॉर्ज वार्लो का नाम आएगा, और सिपाही विद्रोह हुआ था कान में कुंडल आदि नहीं पहनने के कारण, यानी रिलीजियस सिंबल के अगेंस्ट में। लॉर्ड मिंटो, रंजीत सिंह के साथ संधि हुई है, कब याद रखिएगा, 1809। 1813 का चार्टर एक्ट इन्हीं के टाइम में, लॉर्ड मिंटो के टाइम में आया है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट है आंग्ल नेपाल युद्ध, जो 1814 से 16 तक चला, और सुगौली की संधि से यह समाप्त होता है। ठीक है, इनके टाइम में पिंडारी का, पठान का दमन किया गया। पिंडारी में जो थे चीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खान, तो चीतू को तो चीता खा गया था, याद होगा आप लोगों को। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और ये भी इंपॉर्टेंट है जो इन्हीं के दौरान हुआ कि उन्होंने मराठा संघ को भंग कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है लॉर्ड हेस्टिंग्स में कि आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, और तीसरा मराठा युद्ध में मराठा संघ को भंग कर दिया जाता है। इन्हीं के टाइम में टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतबाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की जाती है। लॉर्ड एडम्स, प्रेस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड एमर्स्ट, इनके साथ क्या है कि ये पहले गवर्नर जनरल हैं जिसने मुगल शासक अकबर द्वितीय जो थे ना, उनके साथ बराबरी के स्तर पे इन्होंने बात किया था। ठीक है, बराबरी के स्तर पे, यानी जब अकबर द्वितीय मिलना चाह रहा था ना, तो बोले कि नहीं भैया हम नहीं मिलेंगे, मिलेंगे उसी शर्त पे जब इक्वल लेवल पे हम बात करेंगे, और उनको झुकना पड़ा, कोई उपाय तो था नहीं। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध यांडुबू की संधि से समाप्त, और 1824 में चूंकि इन्हीं का टेन्योर है, तो एमर्स्ट के टाइम में बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था 24 वाला। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं गवर्नर जनरल के रूप में। 1833 का चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग अब ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो इस हिसाब से बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का जो क्रेडिट है इनको जाता है। वेल्लोर में पहला धार्मिक विद्रोह हुआ था, उस समय ये गवर्नर जनरल नहीं थे, वहां के इंचार्ज में थे। सती प्रथा का अंत, ओके हाँ ठीक है, सती प्रथा, देखिए सती प्रथा का जो अंत था वो 1829 में हुआ है। इसको ठीक कर दिया गया है आपके नोट्स में, जो एरर था वो ठीक हो गया। और नियम 17 के अंतर्गत उसी में एक लॉ है, ये भी याद रखना है, नियम 17 के तहत इसका अंत किया गया था। फिर ठगी प्रथा का भी अंत किया गया, याद रखना है, ठगी प्रथा के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया गया था, और 1830 में यह प्रथा समाप्त हुई फाइनली। पहले बहुत कोशिश किया गया लेकिन फाइनली समाप्त हुआ। विलियम बेंटिक के समय ही मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति 1835 में लागू हुआ 1835 में, और इनके टाइम में 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें एक सेक्शन था 87, ये भी याद रखना है। जैसे 1829 का सेक्शन 17 याद रखना है, उसी तरह से 1833 का सेक्शन 87 याद रखना है, जिसमें कहा गया कि कोई भी सरकारी नौकरी में ब्रिटिश और भारत के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी जो सरकारी नौकरी है उसमें योग्यता को आधार बनाया जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, कहने के लिए था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित किया गया जो सर्किट कोर्ट था, अपील का प्रांतीय न्यायालय था, सब समाप्त। और भारतीय सेवा में भारतीय की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया गया, लेकिन किस लेवल पे? सिपाही की, मतलब अगर वर्दी की बात करें तो मैक्सिमम कांस्टेबल और सूबेदार के लेवल पे, और अगर हम सिविलियन पोस्ट की बात करें तो क्लर्क के लेवल पे, इससे ऊपर नहीं, अपर पोस्ट पे नहीं, लोअर पोस्ट के लिए। 1831 में मैसूर, 1834 में दुर्ग और कछार को इन्होंने मिला लिया। ठीक है, दुर्ग और कछार को मिलाया था। चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें तो इन्हें समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1835 में एक एक्ट पास हुआ जिससे समाचार पत्र को, जो ऊपर में एडम्स और जो लोगों ने भी वेलेस्ली ने प्रतिबंध अलग अलग लगाए थे ना, सबसे आज़ाद कर दिया, इसीलिए प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और एमर्स्ट की तरह ये भी एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड ऑकलैंड के दौरान पहला अफगान युद्ध हुआ,
ये एक तरह से मूर्खतापूर्ण युद्ध था जिसकी जरूरत नहीं थी, हाथ डाल दिया और नुकसान हो गया। शेरशाह सूरी के द्वारा जो रोड बनाया गया था जिसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग है, जो कोलकाता से पेशावर तक जाता था, उसका नाम जीटी रोड, सुना है ना आपने, ग्रैंड ट्रंक रोड, ऑकलैंड के द्वारा ही रखा गया है। रंजीत सिंह की मृत्यु इन्हीं के टाइम में 1839 में हुई थी। लॉर्ड एलनबरो की बात करें तो 1843 सबसे इंपॉर्टेंट की सिंध को मिला लिया। फाइनली लॉर्ड एलनबरो ने सिंध को मिला दिया और उस समय वहां के रेजिडेंट चार्ल्स नेपियर थे और उन्होंने कहा कि नैतिक आधार पर सिंध को मिलाने का कोई भी आधार नहीं है, लेकिन हम इसे मिलाएंगे। फिर 1843 के सेक्शन 5, यहां पे ध्यान रखना, सेक्शन क्या है 5, दास प्रथा को बैन किया गया पूरी तरह से। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो 1844 से 48 की बात है, पहला आंग्ल सिख युद्ध समाप्त लाहौर की संधि से। और हार्डिंग के टाइम में एक नाम है कैंपबेल का, तो कैंपबेल के नेतृत्व में क्या हुआ, नरबली प्रथा का दमन किया गया। किसमें, खोंड जनजाति, ये क्या करते थे ना, मानव की बलि देते थे, पकड़ो करके लेके आए, काट देते थे, तो उसको लेकर इन्होंने उसको, और खाते भी थे, उसको लेकर इन्होंने नरबली प्रथा को स्ट्रिक्टली बैन किया, जिसके कारण खोंड के साथ अंग्रेजों का तनाव भी हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, इनका वास्तविक नाम मालूम है क्या है, सर एंड्रयू रैमजे, सर एंड्रयू रैमजे इनका रियल नेम है। लोअर बर्मा, पीगू, ये सब मिला लिया, पंजाब पे अधिकार कर लिया, सिक्किम के कुछ एरिया को खींच के, जैसे दार्जिलिंग आदि था, उसको भारत में मिला लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत, यानी राज्यों को गोद लेने का अधिकार समाप्त, यानी गोद लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संपत्ति नहीं जाएगी उसको। गोद ले लीजिए, गोद लेने में दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी संपत्ति एसेट नहीं जाएगा उसको। इस आधार पे इन्होंने अलग अलग, लाइक सतारा 1848, जैतपुर और संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, इसको इन्होंने मिला लिया। ठीक है, इसको इन्होंने मिला लिया। मिलाया तो करौली को भी, लेकिन जब इसको लेकर शिकायत की गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने करौली को जो मिलाया उसको इन्होंने रद्द कर दिया, क्योंकि जो आधार था वो इलीगल था, छोटा सा था भी, नहीं भी मिलाते तो कोई दिक्कत नहीं था। वहीं पे अवध, जहां कुछ नहीं था, उसको मिला लिया गया। अब अवध को क्या क्या मिलाया गया, क्योंकि वहां पे वाजिद अली शाह थे, अब वो अच्छे रूलर थे, उनका अपना औलाद भी था, बेटा भी था, तो प्रॉपर वहां पे कोई ऐसा रूल फॉलो नहीं हो रहा था। लेकिन चूंकि अवध को मिलाना था तो उन्होंने बोला माल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कुशासन के आधार पर उन्होंने मिला लिया। और यहां पर क्या हुआ कि 1854 में कर्नल स्लीमैन को हटा के आउटरम को भेजा गया, और आउटरम एकदम खत्म आदमी था, एकदम बेकार आदमी था, रेजिडेंट बनाया अवध का, और इन्होंने ही माल एडमिनिस्ट्रेशन का रिपोर्ट बना के भेजा। जैसे किसी स्टेट में राज्यपाल को अगर लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाना है, रिपोर्ट बना सकते हैं, अगर कोई पॉलिटिकली इस तरह से प्रेरित है तो लग जाएगा वहां। यही हुआ, इन्होंने बना दिया और अवध को मिला लिया गया। शिक्षा से संबंधित चार्ल्स वुड डिस्पैच डलहौजी के टाइम में आया, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उसके बाद टॉमस शिक्षा पद्धति जो था वो इन्हीं के टाइम में पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत, संयुक्त प्रांत आदि में लगा। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई, कोलकाता से पेशावर तक इसको बढ़ाया। डलहौजी के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट याद किया जाता है 1853, भारत की पहली रेलवे मुंबई से ठाणे के बीच में चली, इंडियन पेनिसुला रेलवे के द्वारा। और दूसरा ठीक उसके अगले साल कोलकाता यानी उस समय के कलकत्ता से रानीगंज के बीच में चला। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, कलकत्ता से आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन भी बिछाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो टेलीग्राफ विभाग के हेड बने पहले, उसका नाम था ओ संगनासी। पहली बार डाक टिकट को भी रेगुलेट किया गया। डाक टिकट डलहौजी के टाइम में स्टार्ट हुआ और 2 पैसे में पूरे इंडिया में पोस्ट भेजा जा सकता था, पूरे फिक्स ही कर दिया 2 पैसा। और इनका एक इंपॉर्टेंट काम है, PWD डिपार्टमेंट जो आज आप देख रहे हो ना,
लॉर्ड डलहौजी ने उसको अलग किया था। पहले ये सेना के अंदर काम करता था, लेकिन इसको एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट के रूप में स्थापित करने का जो क्रेडिट है इन्हीं को जाता है। इसके साथ ही एक मिनट, गंग नहर और बाड़ी दोआब नहर का भी काम इन्होंने पूरा करवाया था। लॉर्ड डलहौजी ने एक लोक शिक्षा विभाग की भी स्थापना करवाई थी और इनके टाइम में पेशवा का पेंशन बंद हो गया 1853 में। और यहाँ ध्यान रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था ना, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही बना था और पेश भी उन्हीं के टाइम में हुआ था। लेकिन पास किसके समय होता है? पास होता है लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, इसीलिए हम लोग लॉर्ड कैनिंग कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि पेश किसके टाइम में हुआ था या तैयार किसने किया था, तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अब ये कैनिंग है, आखिरी है। कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय। 1857 का महान विद्रोह इनके टाइम में। कलकत्ता, मद्रास, बंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई किस में? 1854 में जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था ना, उसी के आधार पे 1857 में ऐसा हुआ। डिस्पैच किसके समय आया? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। लागू किसके समय हुआ? एक तरह से जिसको इम्प्लीमेंट करते हुए कॉलेज बना, तो कैनिंग के टाइम में। तो कैनिंग को क्रेडिट लेना था, ले लिया उन्होंने। हर एक प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालय। 1857 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और कैनिंग ने 500 से ज़्यादा जिसका इनकम है उस पर टैक्स लगाया था 10%, और निर्यात जो एक्सपोर्ट होता था उस पर भी 4% का टैक्स लगाया। इसके साथ नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी विधि संहिता 1861 जो अब बदला गया है, सब लाया गया। और इतना ही नहीं, 1861 का जो एक्ट था उसमें पोर्टफोलियो यानी विभागीय सिस्टम की बात की गई थी और उसको शुरू करने वाला भी लॉर्ड कैनिंग है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा। सवाल आपका कोई भी नहीं छूटेगा, ये चैलेंज है।